हेलो बालक्स। आज आपने जो भी डाउट पिछले 4-5 दिन में भेजे हैं मैं उनको कलेक्ट करके एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आप इन्हें समझिएगा। मैं इनमें से कुछ डाउट पिछले चैप्टर के भी हैं, कैपेसिटेंस में से आपने एक डाउट पूछा है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो आपको बार बार स्टक कर रही है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, उसे देख लीजिए आप। चलिए, कैपेसिटर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। जब हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों, कॉमन, ठीक है ना, तो हमने आपको सिखाया था Q टोटल, ठीक है ना, अपॉन C टोटल। मतलब जिन कैपेसिटर्स को या जिन कंडक्टर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, ठीक है ना, उनका टोटल चार्ज सम कर लीजिए और टोटल कैपेसिटेंस सम कर लीजिए, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। और आपको ध्यान होगा इस थ्योरी को पढ़ाते समय हमने ये दोनों कंडक्टर Q1 Q2 ऐसे लिए थे और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर किए थे हमने। ये दोनों ही, जो कुछ नहीं दिया होता तो पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहां समझना क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। ये पूरा डेरिवेशन मतलब इसके आगे के जो पार्ट्स थे वो भी इसी पर डिपेंड करते हैं। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, C1 प्लस C2 सीरीज या पैरेलल नहीं है। सुन लीजिए अच्छे से, नॉट सीरीज इन पैरेलल, दिस इज सम ऑफ कैपेसिटेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीरीज है तो भी C1 प्लस C2, पैरेलल है तो भी C1 प्लस C2। अब आप मुझसे लड़ेंगे कि सर सीरीज में तो 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। बेटे होता है, लेकिन यहां C नेट नहीं लिखा है, यहां C टोटल लिखा है, सम। इज दैट क्लियर? तो इसे अच्छे से दिमाग में फीड कर लीजिए। पहला मिसकंसेप्शन है जो होता है सभी को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो Q1 प्लस Q2 है, ये Q1 प्लस Q2 इसलिए है क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं। जब आप यहां वैल्यूज डालते हैं तो विद साइन डालते हैं, हमेशा याद रखना। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, ठीक है, तो यहां अपने आप ही माइनस आ जाएगा सॉल्व करते समय, और उससे आगे के जो आपके रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। एक रिजल्ट चेक करके देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये C1V1 है, ये C2V2 है, और आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, प्लस प्लेट को प्लस के साथ, माइनस प्लेट को माइनस के साथ, तो ये पैरेलल में जुड़ गए। हमें पैरेलल सीरीज पर ध्यान नहीं देना, हमने प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ा। और इस समय जो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2 दिस, ठीक है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में, ये IIT एडवांस की प्रॉब्लम भी रही है अपने टाइम में, रुड़की इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आया है, तो जो बच्चे इसे ध्यान देख रहे हैं वो बिल्कुल केयरफुली इस बात को समझे, ठीक है। यहां अगर वो आपसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव और दूसरे की नेगेटिव और पहले की पॉजिटिव, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आप उनको जोड़ दें, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो देखो सबसे पहले होगा न्यूट्रलाइजेशन। +5 -2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और +3 बचेगा, और वो +3 फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि V कॉमन में या माइनस डाल देंगे। उससे क्या होगा, V कॉमन की वैल्यू मान लीजिए C1V1 है, ये C2V2 है, ठीक है, उल्टा करके आप जोड़ रहे हैं, तो ये Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V1 माइनस C2V2, बीच में एक माइनस का साइन आ जाएगा, ध्यान रखना। जबकि यहां प्लस का आया था, यहां प्लस का आएगा, जब दो प्लस को प्लस से जोड़ते हैं उससे ये ड्राइव होकर आया है। अब क्या होने वाला है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये भी कॉमन हो जाएगा। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर रखोगे, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर रखोगे। तो पहली बात तो कॉमन में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस वाले से ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, माइनस वाले से क्या प्रोड्यूस होगा देखते हैं। बहुत शानदार प्रॉब्लम है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस, अब इसको डालिए, हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन का होल स्क्वायर, V कॉमन इस बार ये है, बीच में माइनस का साइन है, होल स्क्वायर कर दो, C1V1 माइनस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस हमेशा ऐड ही होती है, चाहे आप सीधी प्लेट जोड़ लें चाहे आप उल्टी प्लेट जोड़ लें।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ, कॉमन ले लो, सब में हाफ कॉमन है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करिए जी, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और इस पूरे के अपॉन में C1 प्लस C2। एलसीएम ले लीजिए भाई साहब, आप ये कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। ये यहाँ आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस में खुल जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, अपॉन C1 प्लस C2। क्या होने वाला है, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जो रिजल्ट आ रहा है हाफ C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन निकाल लीजिए, V1 V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर 2V1 V2 प्लस का, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। कुछ बहुत बढ़िया मिला हमें, क्या, फॉर्मूले में बीच में प्लस आ गया, जबकि एनर्जी लॉस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आया था। ये प्लस इस वजह से आया है क्योंकि आपने प्लस प्लेट को माइनस प्लेट से जोड़ दिया है, माइनस प्लेट को प्लस प्लेट से जोड़ दिया है। तो पहले चार्ज ने न्यूट्रलाइजेशन किया, फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। फैंटास्टिक प्रॉब्लम, जिसने पूछी बहुत बढ़िया, उसने कंसेप्ट सबके लिए दिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ माइनस भी होता है, यहाँ प्लस भी होता है, डिपेंड करता है, दोनों केस पैरेलल के हैं, सीरीज में कुछ नहीं है। तो ये आपको मैंने क्लियर किया, इसको नोट कर लीजिए। और आज के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर एनी कैपेसिटर, फॉर एनी कंडक्टर, इन एनी सिचुएशन, आइदर सीरीज और पैरेलल, एनर्जी लॉस हमेशा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और यही होता है। ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल। ये कब है, जब एक प्लस और एक माइनस को आप आपस में इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम V कॉमन कहते हैं, मैं आपको सीरीज पैरेलल की कहानी भी बताता हूं। जब पैरेलल में हम इस तरीके से दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हम कहते हैं इन दोनों के अक्रॉस, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कॉमन हो गया है, तो तब तो V कॉमन ये होता है। कोई आपसे पूछ ले V कॉमन कितना है, तो आप फॉर्मूला तुरंत बता देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सर आप कह रहे हैं सीरीज में भी V कॉमन होता है, लेकिन सीरीज में तो V कॉमन होता ही नहीं है, मतलब सीरीज में तो V डिवाइडेड होता है, V1 V2। यहां तो आप कॉमन इसलिए कह देते हैं क्योंकि दोनों के एंड पर सेम हो जाता है, तो फिर इसमें V कॉमन कहां है सर? तो बेटे ये है 5,000 रुपए वाली बात जी। आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि डायरेक्टली ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, जनरल, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि एकदम छपा हुआ मिल जाए कि V कॉमन ये है। क्वेश्चन के अंदर मिल सकता है और क्वेश्चन के अंदर उसे मिलेगा जो क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना। या बहुत ध्यान से आप पढ़ रहे हैं तो आप लॉजिक से निकाल सकते हैं कि ये कहाँ है, ठीक है। देखिए मैं समझाता हूँ बच्चों, ये जो आप V1 लिखते हैं ये क्या होता है, पहले इसको सीखिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है ना। पहले इसको हटा दीजिए, पहले ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये VA ये VB। इस पॉइंट का पोटेंशियल VC और इस पॉइंट का पोटेंशियल VD, ठीक है ना। तो ये जो V1 होता है, जिसे हम V1 लिखते हैं, वो एक्चुअल में कौन होता है, वो होता है VA माइनस VB। वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इधर वाला पॉइंट और इधर वाला, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और इधर जो ये V2 लिखते हैं आप, ये कौन होता है, ये V2 होता है VC डिफरेंस VD, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का। अब आपने क्या किया, इनको आपस में जोड़ दिया। जब ये प्लेट यानी फर्स्ट की सेकंड प्लेट सेकंड की फर्स्ट प्लेट से जुड़ी तो VB और VC आपस में कॉमन पोटेंशियल पर आ गए सर, बिकॉज ये दो कंडक्टर जुड़ गए, इन्होंने आपस में एनर्जी का लेन देन कर लिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया चार्जेस का, और अब V कॉमन एट दिस पॉइंट। अब ये V कॉमन हो गया। उस केस में अब ये कितना हो गया, V1 डैश, ये कितना हो गया V2 डैश। V1 डैश कितना हो जाएगा सर, V1 डैश बराबर हो जाएगा VA डिफरेंस
V कॉमन, ठीक है ना। अब ये इसका और इसका डिफरेंस होने लगेगा, ठीक है, और ये V2 डैश कितना हो जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है। ये पूरी कहानी आपको पढ़नी होती है, ठीक। यानी जब आप इन्हें आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो अलग बात है कि V1 डैश और V1 बराबर ही आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब आप उनको कॉमन करते हैं तो V1 प्लस V2 हो जाता है टोटल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वो टोटल यहां से लेकर यहां तक ही तो टोटल सेम रहता है V1 प्लस V2। जब आप इन्हें ऐड करेंगे, V2 डैश लिखिए यहाँ, V2 डैश हो जाएगा V कॉमन डिफरेंस VD, इसका और इसका डिफरेंस। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो V1 डैश प्लस V2 डैश इक्वल टू V1 प्लस V2 ही रहने वाला है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज सेम आएंगी। तो कहने का इस पूरी कहानी का मुझे कंक्लूजन क्या बताना है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधा सा ध्यान रखें कि बाकी सब छोड़ें, V कॉमन ये पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट मतलब जिन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया है वो कॉमन पोटेंशियल पर आ गए हैं। ये कुछ और है, ये पोटेंशियल कुछ और है, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस V1 कह देते हैं, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस V2 कह देते हैं। तो पैरेलल में कॉमन का मतलब, कॉमन मतलब वो वास्तव में कॉमन होता है, और इसमें कॉमन का मतलब होता है किसी एक कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल। एंड दिस इज 500 रुपीज थिंग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्वेश्चन आजकल बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, वो बस आपसे ये पूछ लेगा, वो ये नहीं कहेगा वी कॉमन, वो आपसे कहेगा ये 3 माइक्रो फेरेड, 30 माइक्रो फेरेड, ये 50 माइक्रो फेरेड, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है ना। अब बताओ जब इनको कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, बेटे ये वी कॉमन ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये इसकी लेंथ है, ध्यान से देखना, ये इसकी ब्रेड्थ है ऐसे, ठीक है ना, और ये इसकी हाइट है। अब जो मैं करने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। एक बार आपने बैटरी ऐसे लगाई, ऐसे, ठीक। अब इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और फिर एक और दूसरे तरीके से लगाएंगे, फिर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, और फिर दोनों का रेशियो बताइए, ठीक है ना। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप इसे ऐसे लगाएंगे तो ध्यान रखना ये लेंथ है, लेंथ वो होती है जिसके अलोंग करंट फ्लो करता है, लेंथ मतलब लेंथ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, लेंथ मतलब जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, ये तो L तो इसमें लेंथ हो गई, और जिसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है वो पूरा एरिया बन गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा B इंटू एच, और लेंथ की जगह लेंथ ही रहेगी, ठीक है। तो रो की जगह रो ही रहेगा, रो तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा रो L अपॉन A और A की जगह BH, इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहली कंडीशन। अब वो भाई साहब क्या कह रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है या जिन्होंने बनाया है कि ऐसे और लगा दो सर सेल इसमें, ऐसे इसके अक्रॉस परपेंडिकुलर सेल लगा दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। तो अब रेजिस्टेंस वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। देखो अगर रट रखा है रो L अपॉन A तब तो ठीक है, तो आप L में L ही डालोगे। अब L कौन है, करंट इसके अलोंग जा रही है, तो L की जगह तो H हो गया इस बार, तो जो R2 है वो हो गया रो H अपॉन, और एरिया की जगह हो जाएगा जिसके परपेंडिकुलर करंट जा रही है, परपेंडिकुलर इसके जा रही है, तो B इंटू L, तो ये हो गया B इंटू L। ये दोनों रेजिस्टेंसेस अलग अलग आएंगे, ठीक है। यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किन दो फेसेस को आपने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जो शेप है वो अपना क्या बदल देती है, रेजिस्टेंस बदल सकती है अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एरिया, यस, ठीक है। तो ये हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैंसिल हो गया, ठीक है ना, L अपॉन BH, यहाँ H अपॉन BL। तो क्या कैंसिल हो रहा है चेक कर लीजिए, B से B कैंसिल हो रहा है, L स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आपने पूछी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से धमाका प्रॉब्लम,
क्या कहते हो आप, वो कतई जहर, ठीक है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में भी आने लायक है, ठीक है। जेई को अभी टच नहीं करेगी, बहुत दूर है वो जेई से। चलिए एक जेई जैसा क्वेश्चन भी देखते हैं। बालक, ये प्रॉब्लम क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करते हैं, उसमें से कई स्टूडेंट्स ने पूछी है, ठीक है ना, मतलब ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार पूछी गई प्रॉब्लम्स में से है, तो आप इस पर खास ध्यान दें, और ये जेई लेवल की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें वो क्या कहता है कि ये एक R1 रेडियस का स्फीयर है और ये एक R2 रेडियस का स्फीयर है, ठीक है ना, ये R1 एंड R2, थोड़ा स्फेरिकल नहीं बना, यस अब सही है। अब वो भाई साहब आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है ना, कि इसका जो ये मटेरियल है बीच में, ये मटेरियल है, इस मटेरियल की डेंसिटी रो है, डेंसिटी नहीं, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे आप रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लें। रेजिस्टिविटी रो है इसके मटेरियल को, और ये एक स्फीयर है, इसे क्योंकि जब सामने बना होता है ना तो कई बार सर्किल लगेगा वो, स्फीयर ये। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि इसके यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ इनर स्फीयर टू द इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, ठीक है, अंदर वाले के बाहर वाले सरफेस से लेकर बाहर वाले के अंदर वाले सरफेस, यानी यहां से लेकर यहां तक का, हिंदी में आसान तरीके से यहां तक का क्या नहीं बताना है आपको, रेजिस्टेंस बताना है, ठीक। और याद रखना ये स्फीयर है, ये ध्यान रखना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें जो करंट है ना बच्चों, वो सेंटर से ऐसे आउटवर्ड फैल रही है, बस ये आपको समझना है। इसका मतलब करंट स्फीयर के एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था करंट जिस एरिया के परपेंडिकुलर जाती है वो एरिया में डाला जाता है, और लेंथ डाली जाती है जिस लेंथ के अलॉन्ग वो मूव कर रही है। तो करंट कैसे मूव कर रही है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, करंट ऐसे मूव कर रही है, दिस इज करंट आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड, नहीं लिखा है तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन इसका मतलब इनकम्प्लीट बना होगा, वरना होगा नहीं क्वेश्चन। रेडियली आउटवर्ड करंट जा रही है इन ऑल द डायरेक्शंस, ऐसे ये यूं, ये करंट की डायरेक्शन है बाहर की तरफ ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर करंट ऐसे है तो हमें एरिया स्फीयर का लेना है, तो एरिया की जगह कौन आ जाएगा, स्फीयर का एरिया, ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझिए समझने के लिए। और लेंथ की जगह कौन आ जाएगा, लेंथ की जगह ये आ जाएगा, क्योंकि इसके अलॉन्ग फ्लो कर रही है, तो लेंथ की जगह हम डालेंगे दिस डिस्टेंस, दिस इज R2 माइनस R1, ये इफेक्टिव लेंथ की तरह काम करेगा, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें लगेगा इंटीग्रेशन, इसीलिए मैं कह रहा था ये जेई की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। जितने बच्चे बायो वाले इसे देख रहे हैं, डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का, ठीक है। इधर आइए, एक स्मॉल स्फीयर ऐसे कर लीजिए, एक स्मॉल स्फीयर मान लीजिए जिसकी विड्थ, जिसकी जो ये थिकनेस है, ये इसकी जो ये थिकनेस है वो dx होनी चाहिए, ठीक है। dx थिकनेस का r रेडियस, x रेडियस पर, x डिस्टेंस पर हमने एक स्फीयर मान लिया, स्फीयर ऑफ रेडियस x, ठीक है ना, हैविंग स्मॉल थिकनेस dx, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा पेन फेंट हो गया है, ठीक है ना, फीका पड़ गया है, ध्यान से देखिए, मैं पढ़ देता हूं, स्फीयर ऑफ रेडियस x हैविंग थिकनेस dx, ये हमने मान लिया। अब सबसे पहले आप इसका क्या निकालिए, रेजिस्टेंस निकालिए। इसका रेजिस्टेंस होगा dr, बिकॉज स्मॉल पार्ट है तो dr मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस, r इक्वल टू रो l, l कौन है बालक, ये रहा, R2 माइनस R1 तो पूरे का है, इसके लिए l कौन है, इसके लिए l है dx मतलब थिकनेस, और अपॉन एरिया, एरिया में आ जाएगा इस पूरे स्फीयर का एरिया x वाले का, तो रेडियस x हो गई, और एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πx², ठीक है। तो 4πx² एरिया आ गया और dx उसकी थिकनेस आ गई। अब पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस स्मॉल रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन कर दीजिए सर, फ्रॉम रेडियस R1 टू रेडियस R2।
अब बताओ ये कितना भारी है बायो वाले बच्चे। मतलब सर आपने क्या किया, एक मिनट रुक जाओ सर एक मिनट, बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली फॉर बायो वाले सर, आपने यहाँ एक इस पे एक पट्टी बनाई, एक स्मॉल स्फीयर बनाया स्मॉल थिकनेस का, उसकी वैल्यू निकाली और फिर आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो सर? दिस इज द रियल प्रॉब्लम, ठीक है ना। बायो वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेट करते क्यों हैं, सीख लीजिए क्यों करते हैं। बच्चों ये पट्टी आपने यहां बनाई थी, आपको रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का चाहिए, तो ऐसी ऐसी पट्टियां बनाइए ना यहाँ। और पहली पट्टी कहां बनेगी, R1 पर सर, फिर कहां बनेगी, थोड़ा और दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, और लास्ट पट्टी कहां बनेगी बच्चों, R2 पर। और सारी पट्टियों को अगर जोड़ दे R1 से R2, देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इतना आसान होता है। आप कैसे देखते हैं, हे भगवान इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और आप उसे छोड़ देते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है। आपको पहले ही ये सिखा दिया गया है कि फिजिक्स मतलब बायो वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जबकि आप यकीन मानिए मेरे करियर में आज तक मैंने मैथ्स वाले बच्चे भी पढ़ाए होंगे जब इतने साल से पढ़ा रहे हैं, और बायो वाले भी। मेरे तो बायो वालों ने ज़्यादा अच्छा किया है मुझे, मतलब ये अब मैं बहुत ख़राब भी लगता है कभी कभी, मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स में बोर्ड में हाईएस्ट बायो वालों के हैं अभी तक। मेरे पास एक बच्चा कॉमन था जिसके पास बायो मैथ्स दोनों थी, उसने ऑल इंडिया रैंक जेई मेंस में 1200 और 12th अपेयरिंग और नीट में 194 निकाली थी, शिवम अरोड़ा, ठीक है। 2014 काफ़ी साल हो गए, 6 साल हो गए, MBBS भी पूरा हो चुका है, लेकिन वो आज तक भी एक माइलस्टोन है, ठीक है ना। उसने दोनों सेगमेंट में बोर्ड में भी टॉपर था, ठीक है ना। तो बच्चों उसे अगर मैं एक तरफ कर दूं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, सब बायो वालों ने अच्छा किया। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर मीनिंग होता है। कर दीजिए इंटीग्रेट, रो कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, ठीक है, 1/x² dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2। बच्चों 1/x² का इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं, -1/x आता है, पोटेंशियल वाले उसमें किया था डेरिवेशन में। तो रो 4 पाई -1/x R1 टू R2। अब आप क्या करिए, 1/R2 -1/R1 रखिए, तो अब इफेक्टिव लेंथ ये नहीं आएगी। ये हमें इनिशियली लग रहा था, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था हमें नहीं पता था हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, चाहे मैं टीचर हूं तब भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। शुरू में मैंने ये मान के चला, अब फाइनली कुछ और आने वाला है। वहां देखिए आप, देखिए तो ये हो गया रो 4 पाई, ठीक है ना, 1/x। जब आप यहाँ वैल्यू डालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1/R2 + 1/R1। इसका एलसीएम ले लीजिए और मैं यहां लिख देता हूं, R = रो अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2, एलसीएम लेकर ये हो जाएगा R2 - R1/R1 R2। ये इफेक्टिव एरिया और क्या आया, इफेक्टिव लेंथ इसके अंदर अपने आप आ गई है, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ R2 - R1 ही आ रही है, ठीक है ना, ये सही है, इफेक्टिव लेंथ ही आ रही है, बस एरिया में R1 × R2 हो गया है। 4 पाई R² इज डिवाइडेड इंटू R1 × R2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आसान है, भारी बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है बालक। इसके बाद जो प्रॉब्लम आपने पूछी है वो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3.1 का एक पार्ट पूछा है आपने, मैं पूरी प्रॉब्लम ही डिस्कस कर देता हूँ। रेफरेंस मैंने दे दिया है, वैल्यूज वहां से उठा लेना, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपको दिया गया है एरिया, किसी कॉपर के लिए किसी पार्ट के लिए एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी करंट दी हुई है, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी उसने एक्चुअल में डेंसिटी दे रखी है, तो ये डेंसिटी भी दे रखी है उसने। कॉपर के लिए क्वेश्चन दिया है, कॉपर के लिए वैल्यू भी दे रखी है मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास की ग्राम में वैल्यू दे रखी है। तो ये सब कुछ आपको गिवन है। पहले पार्ट में उसने पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं I = NEAVD। VD हमें निकालना है I/NEA। बच्चों अब ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं ये आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है। A गिवन है, E पता है, I गिवन है।
अब क्या चीज नहीं दे रखी, एन, वो कहां से आएगा वो मैं बता देता हूं। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके लिए आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आप कहेंगे 1 मीटर क्यूब में जो भी m किलोग्राम, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है m किलोग्राम, इतना कॉपर है, उसको कन्वर्ट कर लो m इंटू 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, वैल्यू आप पुट कर लेना, ठीक है ना। तो पर मीटर क्यूब इतने ग्राम कॉपर है, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहे हैं कि m ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na। तो 1 ग्राम में कितना होगा, Na/m, ठीक है ना। 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये ले लेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाई इस m पार्ट में कितना होगा, इस m किलोग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उसने कहा है एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स चल रहे हैं अभी, एटम्स। m ग्राम में, m मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर, 1 ग्राम में दिस अपॉन दिस, तो m में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई m, इतने एटम्स हो गए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ये। अब पूछे पर यूनिट वॉल्यूम क्यों आया, क्योंकि ये जो मास था ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, 1 मीटर क्यूब में था, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में आ गई वैल्यू, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस m से, तो ये m किलोग्राम नहीं है, ये m किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ गया, दैट दिस इज n, ठीक। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये n यहां काम करेगा आपका, ठीक। इस n को उठाकर ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां साइड में इसकी वैल्यू लिख देता हूं, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड या 1.1 mm पर सेकेंड आ रही है, यानी बहुत ही मरी हुई स्पीड से चल रहा है, मिलीमीटर, 1.1 मिलीमीटर। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ड्रिफ्ट स्पीड शायद इतनी है, इतनी, जो हम देख भी नहीं पाएंगे, मतलब बहुत धीरे चलेगी, बहुत धीरे स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ही कम होती है। ये इसका ए पार्ट था जो कि पूछा नहीं गया है आपके द्वारा, बी पार्ट पूछा गया है, लेकिन उसके लिए ए पार्ट करना जरूरी था। बी पार्ट में क्या कहा गया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की इस ड्रिफ्ट स्पीड का कंपैरिजन कीजिए उसकी थर्मल स्पीड से। और हमने आपको पढ़ाया था थर्मल जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो थर्मली ऐसे बिहेव करते हैं जैसे गैस। तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हाफ 3/2 kT, 3/2 kT होती है। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, √3 kT/m। ये VRMS स्पीड का फॉर्मूला भी ऐसा ही निकलता है। तो ये वैल्यू आएगी थर्मल स्पीड की, वैल्यूज डाल देना, कैलकुलेट कर देना, ठीक है ना। तो फाइनली ये आंसर आपका निकल के आएगा बच्चों लगभग 10 की पावर, ये -3 में आया था, ये 10 की पावर 2 ऑर्डर में आएगा। ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, 10 की पावर कितनी है उसको ऑर्डर कहते हैं। तो बच्चों जो थर्मल स्पीड आई वो आई समथिंग 10 की पावर 2, ठीक है ना। तो बालक इसका ऑर्डर 10 की पावर 2 होता है थर्मल स्पीड का, इसका 10 की पावर -3 होता है। तो इसका मतलब थर्मल स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड से 10 की पावर 5, ये जो डिफरेंस आया ये 5 का आ गया, जब डिफरेंस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतने टाइम्स ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। हमें ये पता चला ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये इस प्रॉब्लम का फाइनल पॉइंट था। और इसका एक थर्ड पार्ट और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी वायर में वो कितनी स्पीड से सेटअप होता है। तो देखो ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं। ये लाइट का स्विच मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये विद इन अ सेकेंड होता है, ठीक है, विद इन अ सेकेंड, इसमें टाइम नहीं लगता। आप कभी छत पे खड़े हो और अचानक लाइट आए तो ऐसा नहीं है कि दूर किसी घर में जलेगी और आपके घर 1 घंटे बाद आएगी, विद इन अ सेकेंड क्विक हो जाता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करता है। इसका मतलब कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर लंबी जो लाइन होती है, वायर होता है, उसमें जैसे ही करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है ड्यू हमारे स्टेशन से, एनर्जी स्टेशन से, तुरंत उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट,
इट इज दैट इज दिस एग्जाम्पल नंबर 3.1 ये था। जो एग्जाम्पल नंबर 3.1 में हमने देखा कि थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो लाइट की स्पीड के बराबर। 3.2 के दो पार्ट आपने पूछे हैं, वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए वो, क्योंकि आपसे ये समझ में नहीं आया तो वो भी नहीं आ रहा था, अब क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट में पूछा गया है कि अगर ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम होती है, ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, अगर ये इतनी स्मॉल होती है तो लाइट इतनी जल्दी कैसे जल जाती है? क्योंकि अगर वो मिलीमीटर ऑर्डर की है तो यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को चलकर मेरे बल्ब तक या आपकी ट्यूबलाइट तक या आपके पंखे तक पहुंचने में करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है। स्टेशन से और हमारे घर तक लाइट आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, युग बीत जाएंगे, ठीक है ना, सेंचुरीज निकल जाएंगी। तो कैसे होता है? तो पहले का आंसर तो यह है बच्चों कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पीड ऑफ लाइट से सेटअप हो जाता है और वायर में कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। जरूरी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को चल के यहां तक पहुंचेगा तब करंट फ्लो होगी, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब थोड़ा 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 आगे बढ़ते हैं और क्योंकि वो नंबर्स में बहुत बड़े होते हैं तो लार्ज करंट प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ सेकेंड। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ये है। उसी में एक पार्ट और दिया हुआ है 3.2 में ही कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होती है, ये भी आपने पूछ लिया, जबकि मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप भूल रहे हैं, इंडिविजुअली जब हम लिखते हैं तो u1 प्लस a τ1 लिखते हैं बच्चों, यानी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज सुपर इम्पोज, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डालता है, फोर्स डाल के प्रोड्यूस करता है, और इसकी स्पीड से 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा है। अभी आई है, ये थर्मल है, ये ड्रिफ्ट है, और इस ड्रिफ्ट का एवरेज लेते हैं। तो ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते, बिकॉज उनकी जो ये स्पीड है, कौन सी, जो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है वो सुपर इम्पोज हुआ है किसके ऊपर, थर्मल ऊपर, तो वो एकदम से चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो वैल्यू में बहुत ज्यादा है। तो ये इसका आंसर है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी लाइव क्लास से है। लाइव क्लास में आप लोग, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपके बीच एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था एक दो स्टूडेंट्स के बीच। आर्यन ने पूछा था मोबिलिटी को लेकर कि सर कहीं उसने एक लाइन पढ़ी है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो ध्यान से सुनना, लाइन में लिखा हुआ है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि सर इसके हिसाब से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप भूल रहे हैं फॉर कंडक्टर्स इस Vd की वैल्यू जो निकल के आई है वो E अपॉन m इंटू टाउ है, और एक ही ये आ रहा है, इसे ही कैंसिल हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट मैं यहां आपको सावधान कर दूं, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना। जब तक हम ये नहीं पढ़ लेते कि बाकी चार्ज कैरियर्स के लिए Vd का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, तब तक हम बाकियों के लिए ये नहीं कह सकते कि मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट ही होगी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंडक्टर्स के अंदर 100% करेक्ट है, ठीक है। तो आर्यन आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। आपने पूछा था कि इससे इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होती, हालांकि शायद चैट बॉक्स में आंसर कर दिया था कुछ स्टूडेंट्स ने, आपको समझ में भी आ गया था, लेकिन मैंने वो सबको क्लियर कर दिया क्योंकि वो उसके बीच में आई हुई बात थी, लेक्चर के बीच में, तो वो आपको क्लियर होना जरूरी है, वरना हमारी इस क्लास का कोई बेनिफिट नहीं है, वरना तो फिर वीडियो बना के भेज दो, बात एक ही हो जाएगी। तो बच्चों ये है, ई से ई कैंसिल हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम्स तो आपने मुझे यही भेजी थी, ठीक है ना। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट लेट हो गए हो प्रॉब्लम भेजने में, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि रोज प्रॉब्लम भेज दिया करें, जिस भी दिन आप किया करें। अपना एक रूटीन सेट कीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चारों दिन प्रॉब्लम कीजिए, ठीक है। थर्सडे रात तक आप भेज दीजिए, क्योंकि मैं फ्राइडे में वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर आप जानते हैं, ठीक है। मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता, मैंने कहा कि वीडियो मिलेगी मतलब वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप नहीं भेजेंगे मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छे क्वेश्चन डाल के वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने पूछे थे,
तो मैं इसमें 2-3 चीजें और पढ़ाना चाहूंगा आपको बच्चों। आइए सीखिए। मैंने आपको एक नॉन ओमिक सर्किट पढ़ाया था, नॉन ओमिक सर्किट, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। आइए आज 2 सर्किट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बच्चों मैंने आपको कहा था जो रियल ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, कॉपर के लिए, कंडक्टर्स के लिए हम आइडियल ग्राफ ऐसा बनाते हैं, आइडियल, सॉरी रियल नहीं, आइडियल। रियल ग्राफ कैसा होता है? रियल ग्राफ ऐसा होता है, मतलब वो ग्राफ ऐसे मूव कर जाता है ऊपर। ये आइडियल है, ये रियल है कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो दोनों ग्राफ आप, ये दोनों ही पार्ट आप देख रहे हैं, ये आइडियल स्ट्रेट लाइन, ये रियल। अब क्वेश्चन उठता है ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जब कंडक्टर से करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट होने लगता है तुरंत। कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है, तो कंडक्टर का नाम ही कंडक्टर है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। तो उनके अंदर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होने लगेगा, हीटिंग, टेम्परेचर राइज होने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आप जानते हैं V और I का स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है रियल कंडीशंस में। तो बढ़ने का मतलब ऐसे, घटने का मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ऊपर बढ़ जाएगा, VI का स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो ये बात आपको समझनी है, NCERT में गिवन है ये, ठीक है ना, ग्राफ। दूसरा एक ग्राफ होता है GAAS, इसे कहते हैं गैलियम आर्सेनाइड। बच्चों ये आप सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो आप घर में LED जलाते हैं ना, ये उनका उसके अंदर का मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड। इसका ग्राफ क्या कहता है? इसका ग्राफ कहता है ये I है और ये V है। ये बोर्ड में आई हुई प्रॉब्लम भी है, CBSE बोर्ड में आई हुई प्रॉब्लम है, तो ध्यान से सुनना। CBSE बोर्ड में ये कहता है वो कि इसका ग्राफ यूं है। तो इस ग्राफ के टोटल 3 पार्ट हैं बच्चों, ऐसे। इस ग्राफ के टोटल 3 पार्ट हैं। एक पार्ट यहां है, ठीक है, 1 और 2 पार्ट ये होगा, और तीसरा पार्ट इधर है, बल्कि यहां ना बनाकर यहां बनाते हैं। तो बच्चों इस ग्राफ में टोटल 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं। ये इसका लीनियर पार्ट है, कुछ दूरी तक ये लीनियर यानी हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये इसका नॉन लीनियर पार्ट है, नॉन लीनियर। ये बहुत छोटा पार्ट है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसे लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। और ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, वोल्टेज बढ़ रही है और करंट बढ़ने के बजाय घट रही है। जनरली हम जानते हैं वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। बट इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब तो पॉजिटिव है, मतलब लगातार वैल्यू इधर को बढ़ रही है, सेकंड वैल्यू बढ़ी है, फर्स्ट वैल्यू छोटी है, तो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। बट करंट की वैल्यू नीचे जा रही है, मतलब सेकंड वैल्यू छोटी है, फर्स्ट वैल्यू बड़ी है, डेल्टा I नेगेटिव हो जाएगा। और उस केस में जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस पार्ट। ये CBSE ने 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्राफ में कोई रेजिस्टेंस कहीं अगर नेगेटिव है तो बताइए कहां। तो आप बताएंगे इन दिस पोर्शन रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। अच्छा बहुत चालाक है बोर्ड, ब्रैकेट में लिखता है इफ एनी, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट वेयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, ब्रैकेट में इफ एनी, मतलब अगर है तो। कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं। ये बात बिल्कुल सच है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। अब आप में से कुछ बहुत समझदार बच्चे ये मत कहना कि सुपर कंडक्टर्स में तो ऐसा होता है, वो बेटा मुझे भी पता है, ठीक है ना। आप जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं वहां पर सुपर कंडक्टर्स की कोई कहानी आती ही नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 12th लेवल की फिजिक्स पढ़नी है, वहां सुपर कंडक्टर्स का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। हल्का सा कहीं नाम मिल जाए, मैं कह नहीं सकता किसी किताब में कि ठीक है कोई भंडार वाली किताब आपने ले रखी हो लाइक प्रदीप और SL अरोड़ा, वहां आपको शायद नाम मिल जाए, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपको यही कहना है रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये सच बात है। लेकिन यहां रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का एक मीनिंग है। कोई भी चीज नेगेटिव होती है उसका ये मतलब नहीं है वो वैल्यू नेगेटिव है बेटे, डायरेक्शन की वजह से भी चीजें नेगेटिव होती हैं।
एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है तो भी वैल्यू नेगेटिव होती है। आपको मैं याद दिला दूं 11th क्लास में, कभी बचपन में जब आप बहुत छोटे थे, वंस अपॉन अ टाइम इन 11th, ठीक है आपने बल्क मॉडुलस पढ़ा था बच्चों, माइनस बल्क मॉडुलस माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। यहां आप माइनस क्यों लगाते थे पता है? प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, यानी कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये डेल्टा वी कम होता चला जाएगा, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव। अभी हाल फिलहाल में आपने एक पढ़ा था E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, वहां माइनस क्यों लगाया था आपने? वहां दो तरीके थे, अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप स्केलर पढ़ रहे हैं तो आप कहते थे डिस्टेंस बढ़ रही है वोल्टेज घट रहा है। तो बच्चों नेगेटिव के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है बच्चों, ये है मेहनत, ठीक है, ये मेहनत का पसीना है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाहूंगा आज, वो मैं लाइव में खराब नहीं करना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी टॉपिक है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये तो आपके सारी क्वेरीज हो गई, ये मुझे क्लियर करना था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेगेटिव पार्ट का यहाँ मतलब है रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, जब पोटेंशियल बढ़ने से करंट कम होती है तो उसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, मैथमेटिक्स में स्लोप है ये, दिस लाइन हैज नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस इस ग्राफ में देखो, आई यहाँ है बी यहाँ है, ध्यान रखना, तो रेजिस्टेंस 1 अपॉन स्लोप होगा, और स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव। चलिए मैं आपको आज एक चीज पढ़ाना चाहता हूं इस वीडियो में, दैट इज कार्बन कलर कोडिंग। आइए बच्चों, कार्बन कलर कोड क्या होता है? पहले जमाने में, पहले मशीन्स बहुत अच्छी नहीं होती थी, इतनी फाइन मशीन्स नहीं थी कि वो इतने छोटे रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा होता है, इतना मजा होता है, और उस पर हम ये छाप दें, मान लीजिए ये 5 किलो ओम का है, तो 5 किलो ओम का मतलब इतना ओम, शॉर्ट में भी लिखोगे तो 5 इंटू 10⁻³ ओम, चलो ओम नहीं भी लिखोगे तो भी इसे छापना है इसके ऊपर। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस समय, ऐसी मशीन्स नहीं थी हमारे पास, कार्बन का बना होता था, मशीन की किसी पोर्शन से लग के वो टूट भी सकता था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट ने मिलकर एक कलर कोड बनाया, उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटा है, आप इस पर 3 तरीके की स्ट्रिप्स खींच दीजिए, 1 2 3, और एक थोड़ा सा सेपरेट होकर 4th, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, इनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए। ये कार्बन रेजिस्टेंस होता है 1 2 3, और एक थोड़ा सा सेपरेट, 4 कलर बना दीजिए। पहला कलर फर्स्ट नंबर को बताएगा, ठीक है ना, ए, दूसरा कलर दूसरे नंबर को बताएगा बी, तीसरा कलर 10 की पावर को बताएगा सी, और चौथा कलर उसमें एरर को बताएगा जिसे टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है ना, टॉलरेंस। तो ये होता है, इसी एरर है, प्लस माइनस ऊपर नीचे वैल्यू थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब इसके लिए कलर कोड, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ये कलर कोडिंग है। इसको याद रखने का तरीका ये है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, रेड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ऑरेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं, येलो में नहीं, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, बी में इसलिए प्रॉब्लम है 3 जगह बी है, ग्रीन 2 जगह है, ये ग्रे है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सिंगल है, आपको पता है, ठीक। तो अब वो आपसे कहता है कि भाई ये तो है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू तो आप एकदम बता देंगे। फर्स्ट ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर उठा लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पर नंबरिंग कर लीजिए और इनका नंबर 0 से शुरू करना है। ग्रीन उठा लीजिए 5, येलो 4, तो इसके आगे 4 आ गया, ऑरेंज पावर में आ गई 10⁻³ लो जी, इतना रेजिस्टेंस है ये, इसे अब आप फाइनली 5.4 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो। प्लस माइनस एरर कितनी है सर? उसके लिए 3 अलग स्ट्रिप्स हैं। मेरा पेन चलना बंद हो गया भाई, चलाते चलाते पेन भी खत्म हो गया, ठीक है। एक होती है गोल्ड, एक होती है सिल्वर, इसके 3 कलर होते हैं, और एक होता है नो कलर। अगर कलर ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, या वहां लिखा हुआ है नो कलर, ठीक है ना,
4, तो उसका मतलब फिर कुछ और होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? गोल्ड का मतलब है +-5%, +-10%, +-20%। तो साथ में मान लीजिए यहाँ आपको कह रखा है उसने ये गोल्ड है, गोल्डन कलर की है, तो +-5%। बच्चों नीट में क्वेश्चन आता है, जेई में कहीं नहीं आता है। जेई में अगर क्वेश्चन आता भी है तो इसका कहीं यूज करवा के उसके बाद भी स्टोन ब्रिज बना के फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर उसमें समझ रहे होगे, ठीक है ना, कई सारी चीजें जोड़कर वो क्वेश्चन बनाएगा। तो वैल्यू से कलर्स और कलर्स से वैल्यू, ये बोर्ड और नीट दोनों में आता है। तो बच्चों इसे आप कर लीजिए, ठीक है। ये एक टॉपिक भी यहाँ मैंने करा दिया है, अब बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।